हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार यूट्यूब चैनल लर्न नो टेंशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 गणित अध्याय 2 बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल के प्रश्नावली 2.1 को सरल करना सीखेंगे। इसके पहले हम कक्षा 9वीं में पढ़े गए बहुपद के बेसिक चीज़ों को रिवाइज करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले बहुपद का परिचय शुरू करते हैं। बहुपद का परिचय में हमारा आता है चर और अचर। चर को हम इंग्लिश में वेरिएबल्स बोलते हैं और अचर को इंग्लिश में हम कांस्टेंट कहते हैं। बच्चों, चर क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं, अर्थात वे राशियां जिनके मान परिवर्तित होते हैं चर कहलाते हैं। तो मैं लिखे देता हूं यहां पे, वे राशियां जिनके मान परिवर्तित होते हैं क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। जैसे x, y, z और आप ले लो p, q, r, s, t और आप ले लो u, v, ये सब क्या कहलाते हैं? चर। इसे ऐसे समझिए, इंग्लिश के जो स्मॉल लेटर्स हैं वो सब क्या है? चर है। और अचर निश्चित होते हैं, अर्थात वे राशियां जिनके मान कभी बदलते नहीं हैं, अर्थात परिवर्तित नहीं होते हैं, अचर कहलाते हैं। तो इसे भी मैं यहां आपके सहूलियत के लिए लिख देता हूं कि वे राशियां जिनके मान परिवर्तित नहीं होते क्या कहलाते हैं? अचर कहलाते हैं। जैसे आप 1, 2, 3, 4 ये सब इनफाइनाइट तक, और आप पाई को भी ले लें, √2, √3, इस तरीके के जितने भी संख्याएं हैं वो सब क्या कहलाती हैं? अचर कहलाती हैं। या ऐसे समझिए, जितने भी हमारे पास रियल नंबर्स हैं वो सब अचर हैं। यहाँ पे हम यदि एक चर और एक अचर को संयोजित करें तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो आइए, एक मैं अचर लेता हूं यहां से 3 और यहां से मैं ले लेता हूं एक x। तो यहां पे आप देखेंगे कि चर और अचर के संयोजन से हमें क्या मिल रहा है? एक पद मिल रहा है। ऐसे समझिए कि चर और अचर के संयोजन को हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। इसे ही हम पद कहते हैं। यहां पे 3 और x का गुणा हो रहा है तो भी यह क्या है? एक ही पद है। और यदि हम 3 को x से भाग करें या x को 3 से भाग करें तो भी ये दोनों क्या होंगे? एक ही पद कहलाएंगे। कितने पद कहलाएंगे? एक ही पद कहलाएंगे। तो इससे हमारे पास एक निष्कर्ष ये निकलता है कि यदि दो चर और अचर को आपस में हम चाहे गुणा करें या फिर चाहे भाग करें तो गुणा और भाग पदों में अलग नहीं करते। आप ध्यान रखेंगे। और यदि 3 और x को आपस में हम क्या कर दें? जोड़ दें, 3 धन x, या हम इन दोनों को आपस में घटा दें या x में -3 में घटा दूं, तो आप देखेंगे कि यह एक पद है, फिर यह दूसरा पद है। इसी तरीके से यह एक पद है और यह दूसरा पद है, अर्थात प्लस और माइनस चर और अचर को क्या कर रहे हैं? पदों में बदल रहे हैं। तो यहाँ 2 पद है, यहाँ भी 2 पद है। तो यहाँ से एक बात और समझ में आता है कि जब चर और अचर को यदि आपस में जोड़ें या घटाएं तो फिर वे क्या कर देते हैं? पदों में अलग कर देते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चर, अचर और पद समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के एक या एक से अधिक पद जब संयोजित होते हैं तो वो एक क्या बनाते हैं? बीजीय व्यंजक, जिसे हमने पिछले कक्षाओं में हमने पढ़ा था कि चर और अचर के संयोजन से पद बनता है और एक या एक से अधिक पद संयोजित होकर के बीजीय व्यंजक बनाते हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, एक या एक से अधिक
पदों के संयोजन को बीजीय व्यंजक कहते हैं। आइए कुछ इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो मैं यहाँ पे केवल एक एग्जांपल लेता हूँ, केवल 3x एक पद 2x धन 1, इसमें 1 और 2 पद। इसी तरीके से मैं 4x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 1 2 3, इसमें 3 पद, और y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, यहाँ भी 1 2 3 पद, रूट x प्लस 3 1 और 2 पद। एक और उदाहरण लेता हूँ, z प्लस 1/z। ये सब बीजीय व्यंजक के उदाहरण है। अब यदि इन बीजीय व्यंजकों के चर के घातों पर हम नज़र डालें तो हमें चर के जो घात हैं पूर्ण संख्या में भी हमें मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पे चर का घात 1, चर का घात 1, चर का घात 2 1, और यहाँ पे हम 7x का घात 0 लिख सकते हैं तो 0। ये सब कुछ पूर्ण संख्या में भी मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि रूट x, तो रूट x को हम क्या लिखते हैं, रूट x को लिखते हैं x का घात 1/2, अर्थात चर का जो घात है वो हमें p/q के रूप में, अर्थात भिन्न अर्थात परिमेय संख्या के रूप में भी प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पे 1/z है, तो मैं 1/z को क्या लिख सकता हूँ, 1 गुणे, और z ऊपर ले जाऊंगा तो z का घात -1, अर्थात ऋणात्मक संख्या में भी हमें चर का घात मिल रहा है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि बीजीय व्यंजक का जो चर होता है उसका घात कुछ भी हो सकता है, वह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, यहाँ तक कि वह परिमेय और अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। लिख देता हूँ कि बीजीय व्यंजक का घात कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब वह धनात्मक भी हो सकता है, वह ऋणात्मक भी हो सकता है, और वह भिन्न के रूप में भी हो सकता है। भिन्न अर्थात आप समझ लीजिए परिमेय संख्या, और तो और हमें आगे अपरिमेय संख्याओं में भी कुछ घातें मिलती हैं। तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि बीजीय व्यंजक का घात कुछ भी हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक, और दशमलव में भी हो सकता है, अर्थात वो जब भिन्न में होगा तो, और परिमेय अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। तो फिर बहुपद है क्या? तो यह जो बहुपद है एक विशेष प्रकार का बहुपद होता है, अर्थात एक बहुपद है क्या? तो फिर बहुपद है क्या? तो बहुपद एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है, जिसे मैं अभी आपको समझाता हूं कि बीजीय व्यंजक में भी एक से अधिक पद होते हैं, बीजीय व्यंजक कहलाता है। तो ये बहुपद क्या है? तो हमने इसके अगर शाब्दिक अर्थ को समझें, बहु का अर्थ होता है बहुत, और पद है जिसे अभी हमने इस तरीके से यहाँ पे समझा है, अर्थात ऐसा बीजीय व्यंजक, ये ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं बहुपद कहलाते हैं। और अभी हमने यहाँ ये भी कहा कि जिसमें एक से अधिक पद होते हैं वो क्या कहलाते हैं? बीजीय व्यंजक। तो फिर बीजीय व्यंजक और बहुपद में भी अंतर है क्या? तो यहाँ पे हम एक चीज लिख के रखे हैं कि बीजीय व्यंजक का घात कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि बहुपद के चर की घात केवल और केवल किसमें होता है? पूर्ण संख्या में। किसमें? पूर्ण संख्या, अर्थात 0 1 2 3 इस तरीके से। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बीजीय व्यंजक के, मैं लिखे देता हूं, बीजीय व्यंजक के चर की, बीजीय व्यंजक के चर की घात कुछ भी हो सकता है, वह धनात्मक, ऋणात्मक, भिन्न, परिमेय, अपरिमेय, लेकिन बहुपद के चर की घात केवल और केवल पूर्ण संख्या में हो तभी वह बहुपद कहलाएगा। तो यहां से अब हम स्पष्ट तरीके से कह सकते हैं कि बहुपद एक ऐसा विशेष बीजीय व्यंजक होता है जिसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं, और
चर के घात पूर्ण संख्या में होते हैं, बहुपद कहलाते हैं। बहुपद की परिभाषा लिखे देता हूं। परिभाषा किसकी? बहुपद की कि एक ऐसा विशेष बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हों तथा चर की घात पूर्ण संख्या में हो, बहुपद कहलाता है। एक ऐसा विशेष बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हों तथा चर की घात पूर्ण संख्या में हो तो वो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। और बहुपद को हम, यदि बहुपद चर x में है तो हम उसे px या qx या rx से दर्शाते हैं। और यदि बहुपद चर y में है तो इसी प्रकार से हम उसको py, qy या ry से दर्शाएंगे। अब आइए बहुपद की पहचान हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। 3, तो मैं इस 3 को क्या लिख सकता हूँ? 3 गुणे 1, और इसे लिख सकता हूँ 3, 1 के जगह में रख सकता हूँ 3x का घाते 0। क्यों? क्योंकि x का घाते 0 का मान 1 होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे चर x का घात क्या है? 0, और 0 जो होता है हमारा पूर्ण संख्या होता है, तो ये क्या कहला गया? यह एक बहुपद है, क्योंकि चर का घात पूर्ण संख्या में है, तो यह बहुपद है। अब मान लीजिए इसी तरीके से मैं 3x कर दूं तो ये 3x इसका घात 1, तो ये भी पूर्ण संख्या में है, तो ये भी बहुपद है। और आइए एक उदाहरण और लिए लेता हूं मैं, 4x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 4x का स्क्वायर माइनस 3x का पावर 1, क्योंकि x का घात कुछ भी नहीं दिखता तो 1 होता है, और साथ के साथ में कुछ चर नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब मैं चर ये, चूंकि चर x में बहुपद है तो चर x का घाते 0 कर सकता हूँ। यहाँ पे देखेंगे कि 2 पूर्ण संख्या है, 1 पूर्ण संख्या है और 0 पूर्ण संख्या है। चर के सभी घात क्या है? पूर्ण संख्या में है, अतः यह भी क्या है? बहुपद है। अब आइए मैं 2 उदाहरण और लूंगा। एक उदाहरण लिए लेता हूं मैं, रूट x प्लस 3। यहाँ पे चर x है जो अंडर रूट के अंदर है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं? x का घाते 1/2 धन 3। अब चर का घात 1/2 है, अर्थात परिमेय संख्या के रूप में है, तो क्या 1/2 हमारे पूर्ण संख्या के समूह में है? नहीं है, अतः 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, अतः ये क्या हो जाएगा? बहुपद नहीं है। एक उदाहरण और, मान लीजिए z प्लस 1/z, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं? z, हर में z है, उसे मैं अंश में जब ले जाऊंगा तो z का पावर हो जाएगा -1, और यहाँ पे z का पावर 1 ही रहेगा। तो 1 पूर्ण संख्या तो है, पहले पद में पूर्ण संख्या में है, लेकिन दूसरे पद में जो z का पावर -1 है वह पूर्ण संख्या नहीं है, अतः कह सकता हूं कि यह भी बहुपद नहीं है। तो आई होप बच्चों कि आपको अब बहुपद बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम बहुपद की घात और बहुपद के गुणांक का अध्ययन करते हैं। बहुपद की घात, तो आइए अब इसे भी हम समझते हैं कि बहुपद में चर के अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, तो मैं यहाँ पे आपके लिए लिखे देता हूँ कि बहुपद में चर के अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद में चर के अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं, तो इसे आइए हम
2-3 उदाहरणों से समझते हैं। मान लीजिए पहला उदाहरण 5x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, और दूसरा उदाहरण ले लेता हूँ y का घाते 30 प्लस y का घाते 15 धन 1, और तीसरा उदाहरण ले लेता हूँ मैं 2x धन 1, और एक अंतिम चौथा उदाहरण ले लेता हूँ केवल 3। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि चर की अधिकतम घात 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ x का घाते 0 लिख सकते हैं। तो अधिक से अधिक घात क्या दिखाई दे रहा है? 2, अर्थात चर का अधिकतम घात कितना है? 2। तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? बहुपद की घात 2 होगी। अब यहाँ पे देखिए आप, चर का अधिकतम घात क्या दिखाई दे रहा? 30, अतः बहुपद की घात भी क्या हो जाएगी? 30 ही हो जाएगी। तो यहाँ पे हम फिर से लिख देंगे कि बहुपद की घात 30 क्या होगी? 30 होगी। तो x का घाते 1 हम लिख सकते हैं, और 1 को लिख सकते हैं 1 x का घाते 0। तो यहाँ पे x का अधिकतम घात 1 दिखाई दे रहा है, अतः चर की अधिकतम घात क्या होगी? 1 होगी। और यहाँ पे देखिए 3 को मैं लिख सकता हूँ 3x का घाते 0, अतः इसमें चर की अधिकतम घात क्या है? 0। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुपद की घात अब बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए अब इसी तरीके से जल्दी से बहुपद का गुणांक, बहुपद का गुणांक भी हम समझ लेते हैं। बहुपद का गुणांक कहलाता क्या है कि बहुपद के प्रत्येक पद में उपस्थित वास्तविक संख्या को हम बहुपद का गुणांक कहते हैं। तो लिख देता हूं, आइए मैं इसे एक उदाहरण से आपको समझाता हूं कि मान लीजिए हमारे पास एक बहुपद px, चर x में एक बहुपद है माइनस x का घाते 3 धन 4x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस या प्लस 2। तो यहाँ पे आपसे अगर पूछा जाए कि x का घाते 3 का क्या गुणांक है, क्या x का घाते 3 का गुणांक, तो अब आप क्या बताएंगे कि x के घाते 3 के साथ में किस वास्तविक संख्या का गुणा हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए माइनस और यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मतलब क्या होगा? 1 होगा, अर्थात -1। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि वास्तविक संख्या हमें क्या लेना होगा? चिन्ह सहित। तो आप जानकारी के लिए लिख दीजिए आप यहाँ पे चिन्ह सहित, ठीक है। अब आइए अगर कोई आपसे पूछे कि x का घाते 2 का गुणांक क्या है, तो x का घाते 2 के गुणांक में किसका गुणा हो रहा है? किसका गुणा हो रहा है? 4 का, अतः x का घाते 2 का गुणांक 4 होगा। इसी प्रकार से x का गुणांक, तो x के साथ में -7 का गुणा हो रहा है, तो -7 ही x का गुणांक कहलाएगा। अब आपसे पूछ दे कि x का घाते 0 का गुणांक, 2 को लिख सकता हूं तो x का घाते 0। तो अब x के घाते 0 के साथ में किसका गुणा हो रहा है? 2 का, अर्थात 2। आई होप बच्चों कि आपको बहुपद की घात और बहुपद की गुणांक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब आइए हम बहुपद के प्रकार के बारे में अध्ययन करते हैं। बहुपद को बहुपद के पद और बहुपद के घात के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पर मैंने पहले से ही कुछ बहुपद के उदाहरण ले रखे हैं। आइए इन उदाहरणों के माध्यम से हम बहुपद के प्रकार को पद और घात दोनों के आधार पर समझते हैं। यहाँ पे मैं पहला उदाहरण लिया हूँ केवल और केवल 2, क्योंकि 2 भी एक बहुपद है, हमने अभी पढ़ा है। तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूं कि 2 बराबर 2 गुणे 1 बराबर, और 1 के जगह में क्या रख सकता हूं? x का घाते 0, क्योंकि x का घाते 0 बराबर होता है 1। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 2, मात्र 2 या 2x का घाते 0
में केवल और केवल एक ही पद है, यह एक पदीय बहुपद है। और इस बहुपद का अधिकतम घात, मैं यहाँ पे घात जो लूंगा वो बहुपद के अधिकतम घात को लूंगा। और हमने अभी पढ़ा है कि चर का अधिकतम घात ही बहुपद का घात कहलाता है। तो यहाँ पे चर का अधिकतम घात केवल और केवल शून्य है, तो बहुपद का घात भी क्या होगा, शून्य होगा। अब हम इस घात के आधार पर देखिए, पद के आधार पर तो यह एक पदीय बहुपद है, लेकिन अब घात के आधार पर इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे। ऐसा बहुपद जिसमें चर की, जिसमें न करके आप जिसके कर दीजिए, ऐसा बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात शून्य हो, वो क्या कहलाता है, अचर बहुपद। अचर बहुपद। और इस अचर बहुपद का मानक रूप अर्थात व्यापक रूप क्या होता है, ax⁴, जहां a कभी भी शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि यदि a शून्य हो जाएगा तो यह पूरा टर्म ही शून्य हो जाएगा और यह अचर बहुपद नहीं रहेगा, वह सीधे सीधे इस बहुपद में आ जाता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो आपको अभी समझ में आया होगा कि 2x का घातीय 0 अर्थात 2 एक पदीय बहुपद है जिसके चर की अधिकतम घात शून्य है। तो हम परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसा बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात क्या हो, शून्य हो, वह अचर बहुपद कहलाता है। और अचर बहुपद का व्यापक रूप होता है ax का घातीय 0, जहां a बराबर नहीं 0 के। अब आइए यहाँ पे दूसरे उदाहरण को देखते हैं, 3x। तो यह 3x केवल और केवल इसमें कितने पद हैं, एक पद, अतः यह जो है एक पदीय बहुपद है। यह एक पदीय बहुपद है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यह एक पद और यह दूसरा पद, एक पद यह दूसरा पद, अर्थात इन दो बहुपदों में कितने पद हैं, दो पद हैं, अतः यह दो द्विपदीय बहुपद है। कैसा बहुपद है, द्विपदीय बहुपद। जिस बहुपद में दो पद होते हैं वह दो पदीय बहुपद कहलाता है, और जिस बहुपद में केवल केवल एक पद होता है वह एक पदीय बहुपद कहलाता है। अब इस एक पदीय बहुपद का अधिकतम घात कितना है बच्चों, यहाँ पे एक, तो मैं यहाँ पे एक लिखे देता हूँ। फिर ये दो पदीय बहुपद का भी अधिकतम घात कितना है, एक, तो दो पदीय बहुपद का घात अधिकतम एक है। अब चाहे वह एक पदीय बहुपद हो या फिर दो पदीय बहुपद हो, यदि उसका अधिकतम घात एक हो तो वो फिर कैसा बहुपद कहलाता है, रैखिक बहुपद या रेखीय बहुपद। तो इसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसा बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात एक हो, वो रैखिक बहुपद कहलाता है। और रैखिक बहुपद का मानक रूप या व्यापक रूप होता है ax + b, जहां a बराबर नहीं हो सकता है शून्य के। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि a या b दोनों क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। अब आइए हम इस उदाहरण को देखते हैं। 3x का घातीय 2 है, यह एक पदीय बहुपद है, इसमें केवल और केवल एक पद है, तो ये कैसा बहुपद है, एक पदीय बहुपद। और इसमें दो पद हैं, अतः यह दो पदीय बहुपद है। और इसमें 1 2 3 तीन पद हैं, अर्थात यह त्रिपदीय बहुपद है। इस एक पदीय बहुपद का अधिकतम घात 2, इस दो पदीय बहुपद का अधिकतम घात 2, और इस त्रिपदीय बहुपद का भी अधिकतम घात 2। जब चर का अधिकतम घात 2 हो तो वो फिर कैसा बहुपद कहलाता है, द्विघातीय बहुपद।
क्या कहलाता है? द्विघाती बहुपद। आइए इस घात के आधार पर इन बहुपदों को हम परिभाषित कर दें तो लिखेंगे कि ऐसा बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात दो हो तो वह द्विघाती बहुपद कहलाता है। और द्विघाती बहुपद का मानक रूप होता है ax² + bx + c, जहां a बराबर नहीं होता है शून्य के और a b c वास्तविक संख्याएं होती हैं। आइए जल्दी से अब हम इन उदाहरणों को भी समझते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि x का घात 3 अर्थात यह केवल और केवल यह एक पदीय बहुपद है। इसमें 1 और 2, 2x का घात 3 धन 1, 1 2, यह दो पदीय बहुपद है। यह 5x का घात 3 धन 4x का घात 2 धन 7, 1 2 3, इसमें 3 पद है, अतः यह त्रिपदीय बहुपद है। 1 2 3 4, इसमें कितने पद हैं? 4 पद, अतः यह चतुर्थ पदीय बहुपद है। अब देखिए इस एक पदीय बहुपद का अधिकतम घात 3, द्विपदी का भी अधिकतम घात 3, त्रिपदीय बहुपद का अधिकतम घात 3 और चतुर्थ पदीय बहुपद का भी अधिकतम घात 3। चाहे एक पदी हो, चाहे दो पदी हो, चाहे तीन पदी बहुपद हो, चाहे चतुर्पदी बहुपद हो, यदि उसका अधिकतम घात 3 है तो फिर वह कैसा बहुपद कहलाता है बच्चों? त्रिघातीय बहुपद। तो आओ यहाँ पे हम लिख देते हैं त्रिघातीय बहुपद, और इसको परिभाषित कर सकते हैं हम कि ऐसा बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात तीन हो वह त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। तो कैसा कहलाता है वह? त्रिघातीय बहुपद। ऐसा बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात 3 हो त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। और इस त्रिघातीय बहुपद का जो व्यापक रूप या मानक रूप होता है ax का घात 3 धन bx का घात 2 धन cx धन d, जहां a b c और d क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। अब आइए अंतिम उदाहरण से हम एक अन्य प्रकार के बहुपद को भी समझते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि 0x का घात 3 धन 0x का घात 2 धन 0x धन 0, अर्थात ये पूरा टर्म ही क्या है? 0 ही है। यदि इसको हम सरल करेंगे तो पूरा पूरा 0 ही हो जाएगा। लेकिन इसके पहले भी हम क्या लिख सकते थे? 0x का घात 4, उसके और पहले लिख सकते थे 0x का घात 5। मतलब इसमें जो है इसकी जो घात है वो परिभाषित नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ कि इसकी जो ये घात है वो परिभाषित नहीं है। अब जब घात ही परिभाषित नहीं है तो हम इसकी परिभाषा घात के आधार पर दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो हम क्या लिख देंगे कि ऐसा बहुपद जिसके चर का गुणांक शून्य होता है वह क्या कहलाता है? शून्य बहुपद। क्या कहलाता है? शून्य बहुपद। तो इसका जो परिभाषा है मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ऐसा बहुपद जिसके चर के गुणांक शून्य होते हैं क्या कहलाते हैं? शून्य बहुपद। यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा बच्चों कि अचर बहुपद में जो चर होता है उसका घात शून्य होता है, लेकिन शून्य बहुपद में चर का गुणांक शून्य होता है। तो यहाँ तो मैं लिख दिया कि चर के गुणांक शून्य होते हैं किसमें? शून्य बहुपद में। लेकिन अचर बहुपद में क्या होता है? चर के घात शून्य होते हैं इसमें।
ये आपसे विकल्पों में पूछा जा सकता है, इसलिए आप विशेष ध्यान रखेंगे। आई होप बच्चों कि आप सबको बहुपद के प्रकार बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब आइए हम बहुपद का शून्यक क्या होता है इसे भी समझने का प्रयास करते हैं। अभी हमने पढ़ा है कि बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं तथा चर का घात पूर्ण संख्या में होता है, बहुपद कहलाता है। और बहुपद का शून्यक क्या है, इसे आप शब्दों में ऐसे समझिए कि किसी भी बहुपद में चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर देता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है। आइए इसे हम गणितीय रूप में भी समझते हैं। गणितीय रूप में समझने के लिए हम रैखिक बहुपद का एक व्यापक रूप लेंगे जो है px बराबर ax प्लस b, जहां a शून्य के बराबर नहीं हो सकता है। अब x बराबर k प्रतिस्थापित करने पर जहां k कोई वास्तविक संख्या है, यदि p ऑफ k क्या हो जाए 0, अर्थात x के स्थान पर यदि हम k रखें और यह बहुपद क्या हो जाए शून्य के बराबर हो जाए, तो यह k अर्थात वह वास्तविक संख्या क्या कहलाएगा, दिए गए बहुपद का शून्यक कहलाता है। आइए इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। माना कि कोई एक रैखिक बहुपद है हमारे पास 3x प्लस 6। जब हम x के स्थान पर अलग अलग मान लेकर सरल करेंगे तो हमें px के भी x के संगत अलग अलग मान प्राप्त होगा। जैसे यदि मैं x के स्थान पर 2 रखता हूं तो मुझे मिलेगा 3 गुणे 2 धन 6 बराबर 12। इसी प्रकार से जब x के स्थान पर -1 रखूंगा तो मुझे मिलेगा 3 गुणे -1 धन 6 बराबर 3। अब आइए मैं -2 रखता हूं तो ये मिलेगा 3 गुणे -2 धन 6 बराबर 0। 0 भी रख के देखता हूं तो 3 गुणे 0 धन 6 बराबर 6। यहाँ से एक बात स्पष्ट हो रहा है कि जब x के स्थान पर मैं -2 रख रहा हूँ तो यह जो बहुपद है वह शून्य के बराबर हो जाता है, अर्थात -2 इस दिए गए बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -2 px का शून्यक है, अर्थात चर के जिस मान पर बहुपद शून्य हो जाता है वह क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। तो मैं इसका परिभाषा यहाँ पे देता हूँ कि चर के जिस मान पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, वह मान बहुपद का शून्यक कहलाता है। ये रहा बच्चों शून्यक की परिभाषा, आप इसे याद कर सकते हैं। हमें हर बार x के स्थान पर अलग अलग मान रख करके शून्यक पता करने की आवश्यकता नहीं है। हम सीधे दिए गए बहुपद को शून्य के बराबर रख कर के भी हम शून्यक निकाल सकते हैं, जिसे हम अब आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। क्योंकि यह वीडियो थोड़ा सा लंबा होता चला जा रहा है, अब हम भाग 2 के वीडियो में बहुपद का शून्यक और बहुपदों के शून्यांकों के ज्यामितीय अर्थ को समझेंगे और साथ ही साथ में प्रश्नावली 2.1 को पढ़ेंगे। यदि आपने शून्यक और शून्यांकों के ज्यामितीय अर्थ को बहुत ही बारीकी से समझ लिया बच्चों, तो ये प्रश्नावली 2.1 आप चुटकियों में सरल कर पाएंगे, मेरा वादा है। और हाँ, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अब मुलाकात होगी आपसे हमारा भाग 2 के वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।